वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 8 है बिरजू महाराज से साक्षात्कार। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन जो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। राइट आंसर के सामने आपको तारा स्टार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? तो इसका आंसर है वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमने स्टार बना दिया। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा, मतलब जब उनके फादर की डेथ हो गई तो घर में बहुत तंगी हो गई, पैसा नहीं था। बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? तो वो कहते हैं कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है, मतलब बच्चों को डांस भी सिखाना चाहिए, सिंगिंग भी सिखानी चाहिए। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, तो इसमें देखेंगे कर्नाटक संगीत शैली क्या है, इसको नंबर 2 से मिलाएंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। नंबर 2 घराना, हिंदुस्तानी संगीत में कलाकार का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशेष शैली को साझा करते हैं, इसको नंबर 4 से मिलाएंगे। शास्त्रीय संगीत नंबर 3 है, इसको 1 से मिलाएंगे। भारत की प्राचीन गायन वादन गीत और नृत्य अभिनय की परंपरा का अभिन्न अंग है। नंबर 4 हिंदुस्तानी संगीत शैली, इसको मिलाएंगे नंबर 6 से। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। कंछेदन, कंछेदन का मतलब है नंबर 3 से। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, यह कान में सोने या चांदी का तार पहनने से संबंधित है। लोक नृत्य, किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य। ठीक है, अब है शीर्षक। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब बिरजू महाराज का इंटरव्यू है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहें, अगर आप इस चैप्टर को कोई अन्य नाम देना चाहें तो आप क्या नाम देंगे? तो चिल्ड्रन, क्योंकि बिरजू महाराज जी ने भारत का नाम बहुत रोशन किया, अपनी कला को बहुत आगे लेके गए, तो भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण, देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, दोनों उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो हम इसको नाम देना चाहेंगे क्योंकि उनको पद्म विभूषण मिला है। तो यदि मुझे साक्षात्कार का कोई अन्य नाम देना हो तो मैं दूंगा पद्म विभूषण बिरजू महाराज, है ना। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में देता क्योंकि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पंक्तियों पर चर्चा करनी है और उनका अर्थ बताना है। तो पहली पंक्ति है, तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा इंडियन पेरेंट्स कई बार बच्चों को समझाते हैं, बेटा जो पढ़ाई का टाइम है उसमें पढ़ाई करो, अभी नौकरी वोकरी मत ढूंढो, नौकरी तो जिंदगी भर करनी है। तो ऐसे ही जब आर्थिक तंगी आ रही थी तो उन्होंने भी अपनी माँ से कहा मैं नौकरी वोकरी पे लग जाता हूँ, काम करने लगता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा नहीं, तुम नौकरी छोड़ो, तुम बस अपना अभ्यास करो, क्योंकि अगर तुमने अभ्यास छोड़ दिया अपनी डांसिंग का तो जो पूरी तरह से आप अच्छे डांसर नहीं बन पाओगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे? अर्थ, इसका अर्थ है कि कला के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, पूरा डेडिकेशन चाहिए। नौकरी जैसे अन्य कार्य कला में बाधा बन सकते हैं ना, अगर आप किसी और जगह दिमाग लगाओगे तो हो सकता है हिंड्रेंस क्रिएट हो। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। भाई कोई भी आप कला, चाहे वो गाने की हो, चाहे वो डांस की हो, बजाने की हो, है ना, कोई हारमोनियम वगैरह, तो उसमें पूरा ध्यान, पूरा तपस्या एक साधन होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जैसे पूजा करते समय पूरी निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए, वैसे ही नर्तक, नर्तक मतलब डांस करने वाला, लय को देवता के समान मानकर उनकी साधना करते हैं, मतलब एक एक लय, एक एक राग, एक एक उस पर वो काम करते हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है चिराग की लौ के समान। चिल्ड्रन, अगर आपने कभी कथक देखा है या वीडियो में देखा है यूट्यूब वगैरह पे, तो जैसे चिराग की, दीपक की लौ होती है ना, बड़े आराम से हिलती है,
उसी तरह से गर्दन को हिलाया जाता है। ठीक है, तो आंसर में बस आपको ये लिखना है, जिस प्रकार चिराग की लौ बहुत ही मधुरता से धीरे धीरे लय के साथ जलती है, जो चिराग यानी दीपक की जो लौ होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे जलती है, उसी प्रकार कथक में नर्तक अपनी गर्दन को बहुत ही नजाकत के साथ हिलाता है। सोच विचार के लिए अब क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है, बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? क्योंकि उनके घर में सब लोग कथक करते थे, पापा भी उनके कथक करते थे, दोनों जो चाचा थे वो भी कथक करते थे, तो घर में कथक का माहौल था, इसीलिए बिरजू महाराज के पिता व दोनों चाचा कथक करते थे। उन्हें देख देख कर ही वह औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से, कथक सीख गए थे। नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? संगीत की समझ नृत्य के लिए जरूरी है क्योंकि नृत्य में यानी डांस में लय और ताल का विशेष महत्व होता है। नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? बस डांस तो वो अच्छा करते ही थे कथक, इसके अलावा उन्हें मशीनों से बड़ा प्यार था। कई बार मशीनों को खुद ही खोल देते थे, बांध देते थे, पंखा सही कर देते थे, फ्रिज सही करते थे। फिर उन्होंने आर्ट बनाना भी, उन्होंने 70 चित्र भी बनाए, चित्रकला में भी उनको जो इंटरेस्ट आने लगा। बिरजू महाराज को मशीनों में भी रुचि थी, वो पंखा फ्रिज जैसी मशीनें ठीक कर देते थे, उन्हें चित्रकला में भी रुचि थी। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावक से क्या कहा है? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा इंडियन आइडल में छोटे छोटे बच्चे डांस, इंडिया डांस में छोटे छोटे बच्चे डांस के लिए, तो वो पेरेंट्स को यही कह रहे हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग करना चाहता है, पढ़ाई के साथ साथ कोई गेम खेलना चाहता है, कोई डांस करना सीखना चाहता है, तो उसको वो भी करने दो, उसको रोको मत। बिरजू महाराज ने अभिभावकों से कहा कि अगर बच्चे को संगीत या नृत्य में रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें, मतलब जो उसका फ्लो है उसको फ्लो को तोड़ो मत। पाठ में उन प्रसंगों की पहचान करें और उन पर चर्चा करें जिनसे पता चलता है कि बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड थे। तो अभी हमने देखा मशीन्स भी ठीक कर देते थे, पंखा फ्रिज, चित्रकला में भी आगे थे, गाना भी गा लेते थे और डांस तो वो करते ही थे। तो आंसर लिखेंगे, वे तबला हारमोनियम बजाते थे और गाना भी गाते थे। मशीनों को ठीक करने और चित्रकला में भी उनकी रुचि थी। बिरजू महाराज नृत्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी मां का योगदान रहा, कैसे? चिल्ड्रन, आपको पता होगा कि उनके जो पिता एक्सपायर हो गए थे बिरजू महाराज के, तो घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी माँ ने ये कहा कि बेटा तुम अपना अभ्यास मत रोको, तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि तुमको आगे चल के बहुत अच्छा कथक डांसर बनना है। और ऐसा ही हुआ। तो माँ के अथक प्रयासों से, माँ के रेगुलर मोटिवेशन से वो एक बड़े डांसर बने। पिता की मृत्यु होने के बाद आर्थिक तंगी हो गई थी, मतलब पैसे की कमी हो गई थी। कई बार तो 2 बार का खाना भी नसीब नहीं होता था, परंतु फिर भी उनकी मां ने उन्हें अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे, कैसे? जो बिरजू महाराज की सिस्टर्स थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, उनको कथक नहीं सिखाया गया ये कह के कि तुम लड़कियां हो, नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन बिरजू महाराज की जो बेटियां हुई, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को कथक सिखाया, जिससे ये पता चलता है कि वो ये चाहते हैं कि समाज में स्त्रियों को भी बराबर अधिकार मिले। तो आंसर में क्या लिखेंगे? अपनी बेटियों को कथक सिखाया, उन्होंने अपनी बेटियों को कथक सिखाया, जबकि उनकी बहनों को नहीं सिखाया गया था। वे मानते थे कि लड़कियों को शिक्षा हो और हुनर सीखना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। शब्दों की बात, इस चीज को समझ लेना। पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ो। चिल्ड्रन, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, शब्द से पहले कुछ वर्ड लग जाते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है, उससे प्रीफिक्स बनते हैं। जैसे इसको हिंदी में प्रीफिक्स को बोला जाता है उपसर्ग, ठीक है। जैसे यहां देखो दृश्य, दृश्य से पहले एक वर्ड लग गया तो ये बन गया अदृश्य, तो ये क्या है, ये एक उपसर्ग है, इसमें वरण, वरण से पहले आ जुड़ गया तो आवरण, एक नया वर्ड बन गया, तो ये होगा प्रीफिक्स। ऐसे ही जो सफिक्स यानी बाद में जो लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय, हिंदी में उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे सीमा, सीमा में इत लग गया तो ये बन गया सीमित। सुंदर, सुंदरता में लास्ट में ता लग गया तो ये बन गया सुंदरता, तो ये हो गया हमारा प्रत्यय।
अब आपको ये वाले जो वर्ड्स दिए गए हैं, आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, इनमें आपको ये बताना है कि प्रत्यय लगा हुआ है या उपसर्ग लगा हुआ है। तो बता देंगे भैया। पहला है आजीविका। आजीविका में तो भाई पहला वर्ड है हमारा आजीविका। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगा हुआ है आ और जीविका, तो उपसर्ग हमने छांट लिया आ। प्रशिक्षण, प्र प्लस शिक्षण, तो उपसर्ग क्या है प्र, उपसर्ग क्या है प्र। आधुनिक, आ प्लस धुनिक, उपसर्ग क्या है आ। लेकिन अब ये जो पारंपरिक है, इसमें परंपरा प्लस एक लास्ट में लगा हुआ, और जो लास्ट में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। याद रखना, जो लास्ट में लगेगा वो प्रत्यय है, जो स्टार्टिंग में लगेगा वो उपसर्ग है। शास्त्रीय, शास्त्र प्लस ई है, यानी कि ई लगा है लास्ट में, तो ये प्रत्यय होगा हमारा ई। नीचे दो तबले दिए गए हैं, एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय हैं, ठीक है, कहीं पे उपसर्ग है और कहीं पे प्रत्यय है, ठीक है जी। और दूसरे तबले में मूल शब्द दिए गए हैं, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है और इसमें मूल शब्द दिए हैं। इनकी सहायता से आपको नए वर्ड बनाने, जैसे देखो राष्ट्र, राष्ट्र में ई जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा राष्ट्रीय, समझ में आया। संस्कृति, संस्कृति में इक जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सांस्कृतिक, समझ में आ रहा है। तो इसी से हमने जो नए वर्ड्स बना दिए वो ये बना दिए। आ प्लस गमन, आगमन, तो यानी कि आ क्या हो गया हमारा उपसर्ग, स्टार्टिंग में लगा है, नहीं आई बात समझ। सु प्लस नाम, सुनाम। श्रम प्लस श्रमिक। अ प्लस मर्य, अमर्यादित। अब ये तो थे हमारे उपसर्ग। अब राष्ट्र प्लस ई लास्ट में जुड़ रहा है, ये हो गया प्रत्यय, राष्ट्रीय। खंड प्लस इत, खंडित। सु प्लस संस्कृति, सुसंस्कृति। साधारण प्लस त, साधारणता। इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने कुछ शब्द छांटकर और उनसे वाक्य बनाइए। तो हमने पहला वर्ड ले लिया अद्भुत। अद्भुत में क्या है उपसर्ग यूज हुआ है, अद्भुत में क्या लग गया अद। बिरजू महाराज का नृत्य अद्भुत होता था। दूसरा हमने प्रत्यय का एग्जाम्पल ले लिया कलाकार, तो इसमें है कला, ठीक है, मूल शब्द है कला, कला में क्या जुड़ गया कार, प्रत्यय। वे एक महान कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। शब्दों का भाव, कुछ कथिक डर गए किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, अगर इतना वर्ड को हटा दिया जाए तो इस सेंटेंस में क्या असर पड़ेगा। इसे हटाने से वाक्य का प्रभाव हल्का हो जाता है और कथिकों की कला की महत्ता भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। पाठ में आए अन्य वाक्यों में ऐसे शब्द खोजें और रेखांकित करें जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है, तो ठीक है आ गया यहाँ पे शब्द अदृश्य, यह नृत्य को आध्यात्मिक बनाता है। पाठ से आगे कला का संसार, बिरजू महाराज कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा हुआ है, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव कर दिए गए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखें कि कथक की प्रस्तुतियों में आज की डेट में जो कथक होता है और पुराने टाइम में जो कथक होता है क्या डिफरेंस आया है। पहले कथक दरबारों में होता था, राजा महाराज करवाते थे, मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता, लेकिन अब यह मंच पर बड़े से स्टेज पे किया जाता है ना नाट्य रूप में। अब क्या करा जाता है, मंच में पीछे से लाइट लगा देंगे, बहुत सारी रोशनी लगा देंगे, है ना, और लोग वीडियो बना रहे होंगे, मंच पर रोशनी होती है, बैकग्राउंड संगीत होता है और तकनीक यानी टेक्निकल इफेक्ट का यूज किया जाता है, कथक को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाने लगा है। अब ये पूछ रहा है लोक नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य में क्या अंतर है। लोक नृत्य प्राय सरल और अनौपचारिक होते हैं, कोई भी कर सकता है, इनकी प्रस्तुति आम लोगों के द्वारा की जाती है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य मतलब जिसने सीखा हुआ है। शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक और संरचित होते हैं, इनमें विशेष नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। अब ये कीज रहा है, बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौ कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक पर पीर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले उपयुक्त पद का उल्लेख है। आपके क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोकगीत का वर्णन कीजिए। तो मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ ये वाला गीत गाया जाता है, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, सिया के हाथ कनक पिचकारी,
लक्ष्मण हाथ अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बिरजू महाराज के डैश की मृत्यु होने से आर्थिक तंगी हो गई थी। किनकी डेथ हो गई थी? उनके फादर की, उनके मदर की, या उनके ब्रदर की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।